कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप बेटे ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चेंजेस इन सप्लाई। तो चेंजेस इन सप्लाई में मैं आपको बताया था कि जो सप्लाई में चेंजेस हैं वो दो तरह से आती हैं। आती तो बेशुमार वजूहात की बना पर है, लेकिन हमने उसकी कैटेगरी बना दी थी दो। एक में हमने कहा था कि ड्यू टू प्राइस सप्लाई में चेंज आती है, और दूसरा हमने कहा था ड्यू टू some other factors except price, जिसमें मैंने आपको कह दिया था कि हो सकता है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हो, टेक्नोलॉजी की वजह से हो, या किसी टेक्निक्स की वजह से हो। तो बेशुमार फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई में चेंज लेकर आते हैं। तो हमने एक तरफ क्या कर लिया था, सिर्फ प्राइस को ले लिया था, और दूसरी तरफ बाकी तमाम फैक्टर्स ले लिए थे। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर सप्लाई में चेंज ड्यू टू प्राइस आए तो उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यानी उर्दू में मैंने आपको इसको बताया था कि इसको हम कहते हैं रसद का फैलना और सिकुड़ना, क्योंकि बहुत से बच्चे उर्दू मीडियम के भी होंगे। उसके बाद अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी और वजह से आती है, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, यानी रसद का बढ़ना और गिरना। अब ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई सिखाया था। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई होता क्या है और इसकी कितनी कंडीशंस होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं किसने। अभी मैंने आपको बता दी है, कंबाइन पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स की वजह से आती है तो उसको हम राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इफ सप्लाई चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, कि अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी और वजूहात की बना पर हो तो उसे हम राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं, यानी रसद का बढ़ना और गिरना। अब हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, राइज ऑफ सप्लाई यानी रसद का बढ़ना, ये क्या होगा। तो जब हमने इसको कंबाइन पढ़ा तो हमने वर्ड क्या यूज किया, चेंज। क्योंकि जो चेंज है बेटे उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। तो जब हम कंबाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन जब आप सेपरेट पढ़ रहे हैं तो फिर राइज का मतलब इजाफा होता है ना। तो फिर डेफिनेशन में क्या चेंज आ जाएगी आपकी, ये डेफिनेशन बन जाएगी इफ सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू other factors except price, it is called rise of supply। देखें, याद करना कितना आसान हो गया आपके लिए कि आपने वहां पे चेंज वर्ड यूज किया जब दोनों को आपने पढ़ना है। जब आपने सिर्फ राइज को पढ़ना है तो आपने वर्ड इंक्रीज, क्योंकि राइज इजाफे को कहते हैं। तो हमने क्या किया, अगर सप्लाई में इजाफा कीमत के अलावा किसी और वजूहात की बना पर हो तो उसे हम राइज ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब स्टूडेंट्स फर्दर पढ़ते हैं, इट हैज टू फॉर्म्स। अब ये जो राइज ऑफ सप्लाई है ना, इसकी भी दो सूरतें होती हैं, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। किसकी दो फॉर्म्स होती है, राइज ऑफ सप्लाई की। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखें। अब हम देखें कि अगर इसकी दो फॉर्म्स होती है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है।
यानी पहली सूरत, फर्स्ट फॉर्म क्या स्टूडेंट्स, इफ प्राइस रिमेन सेम बट सप्लाई इंक्रीज। अब स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको क्लियर भी हो रहा है कि अगर कीमत वही रही, इसका मतलब ये है कि अगर मैन्युफैक्चर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, अगर वो कीमत 2 रुपए पे बेच रहा है और 10 चीजें सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कीमत अब भी 2 है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, जबकि हमने तो ये लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि सप्लाई कब इंक्रीज होगी जब प्राइस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन सप्लाई फिर भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सप्लाई के बढ़ने की वजह कीमत नहीं होगी बल्कि कोई और वजह होगी जिसकी वजह से सेलर ने उस सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। तो यही हम पढ़ रहे हैं, यही हमने पढ़ा ना राइस में कि इसमें जो सप्लाई में चेंज आती है वो प्राइस के अलावा किसी और वजह से आती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है राइस की कि प्राइस वही रहेगी लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो जाए। अब हम इसको एक टेबल और डायग्राम से सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। एक कॉलम हमारे पास प्राइस आ गया रुपीस में, एक हमारे पास सप्लाई आ गई क्वांटिटी। हम कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट करें किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2 रुपीस है और सेलर जो है ना उसकी 10 चीजें मार्केट में सेल करता है। प्राइस अब भी 2 है, प्राइस रिमेन सेम, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स उसकी सप्लाई को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर ने जो उसकी सप्लाई बढ़ाई है वो कीमत उसकी वजह नहीं थी बल्कि और वजह थी। तो ये हमारा टेबल बन गया। कोई भी वैल्यूज लेकर स्टूडेंट्स आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, y पे हमारे पास प्राइस होती है जो कि रुपीस में है, x एक्सिस पे हमारे पास सप्लाई होती है जो कि क्वांटिटी में है। तो वैल्यूज देखें, प्राइस में हमारे पास कितनी वैल्यूज है, a की वैल्यूज है तो हम 2 लिख लेते हैं। 2 2 दफा या 3 दफा भी आए स्टूडेंट्स, वो एक ही दफा आपने लिखना है। सप्लाई में देखें 10 और 20। तो जब प्राइस 2 थी तो सप्लाई कितनी थी, 10। तो 2 प्राइस पर सप्लाई आ गई 10। ये पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे हम सप्लाई कर्व बना लेते हैं, उसको हम एस का नाम दे देते हैं। जहां पे प्राइस और सप्लाई कट कर रही है उसको हम ई का नाम दे देते हैं, इक्विलिब्रियम। ये उसके चेंज होने से पहले की कंडीशन थी। अब देखते हैं कि प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई बढ़ गई। तो प्राइस 2 ही है, सप्लाई इंक्रीज कर गई, 20 पे आ गए हम। एक नया सप्लाई कर्व आ गया हमारे पास, हम इसको एस डैश और ई डैश कह देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता हो। अब देखें जो नया सप्लाई कर्व है वो आपके पहले वाले सप्लाई कर्व से किधर बना है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे। तो जब भी हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हमारा कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में राइट साइड पे शिफ्ट करता है तो वो हमेशा अजाफे को शो करता है। तो ये हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम राइस ऑफ सप्लाई की सेकंड फॉर्म देखते हैं कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, दूसरी सूरत, यानी रसद के बढ़ने की दूसरी सूरत क्या है। इफ प्राइस डिक्रीज बट सप्लाई रिमेन सेम, यानी हमारे पास कीमत कम हो जाए लेकिन रसद वही रहे। अब इसको भी हम टेबल से पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान से याद रखना है। देखिए प्राइस कम हो रही है तो अगर प्राइस कम हो रही है तो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक उसकी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन कीमत के कम होने पर अगर सेलर अपनी सप्लाई को डिक्रीज नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये भी राइस को शो कर रहा है कि कोई और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से उसको सप्लाई को डिक्रीज नहीं कर रहा। तो ये भी इजाफे को शो करता है, सप्लाई के इंक्रीज होने को शो करता है। तो हम कोई इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। 2 कॉलम प्राइस सप्लाई, जैसे मैंने अभी कहा था 2 पे हमारे पास 10 है,
कि अगर प्राइस 2 है तो वो 10 चीजें मार्केट में सेल कर रहा है, तो प्राइस कम हो जाती है, 2 से 1 होगी, तो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक उसको सप्लाई क्या करनी चाहिए, काम नहीं कर रहा हूं, सेम रख रहा है, तो इसका मतलब ये इजाफे को शो कर रहा है, कोई और वजह जिसकी वजह से वो सप्लाई काम नहीं कर रहा। अब इसको डायग्राम में बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, सप्लाई। तो प्राइस में हमारे पास इस दफा दो वैल्यूज हैं, 1 और 2, पहले 1 आ गया हमारे पास, फिर 2 आ गया, सप्लाई में हमारे पास एक ही वैल्यू है, हम वही लिख लेते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स पहले वैल्यू को पहले बनाना है, तो 2 पे 10 है हमारे पास, जहां कट करेंगे सप्लाई कर्व आ गया आपके पास, फिर 1 पे हमारे पास 10 है, एस डैश ई डैश। तो अब देखिए हमारा जो नया सप्लाई कर्व है वो फिर राइट साइड पे बना है। तो मैंने अभी आपको क्या है कि जब भी कोई नया कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको राइज और सप्लाई की दोनों फॉर्म्स पढ़ा दी, तो मैं थोड़ा सा फॉल पढ़ाने से पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ कि राइज में हमने ये पढ़ा था कि सप्लाई में जो इंक्रीज होगा वो प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज करती है। तो अगर किसी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज करे तो उसको हम राइज और सप्लाई कहते हैं। फिर मैंने उसकी दो फॉर्म्स आपको बताई। फर्स्ट फॉर्म बताइए आपको कि अगर प्राइस वही रहे लेकिन सप्लाई इंक्रीज कर जाए, और दूसरी फॉर्म मैंने बेटे आपको पढ़ाई कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए लेकिन सप्लाई वही रहे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है सेकंड फॉर्म, तो ये आपने ध्यान से इसको समझना है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको फॉल ऑफ सप्लाई पढ़ाता हूँ। अब हम देखते हैं फॉल ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स राइज और सप्लाई क्लियर हो गया तो इसका ऑपोजिट होगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सप्लाई इंक्रीज। तो अब क्या हो जाएगा, इफ सप्लाई डिक्रीज, क्योंकि फॉल का मतलब कम होना होता है, सप्लाई डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, इट इज कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। यानी अगर सप्लाई में जो कमी आ रही है वो कीमत की बजाय किसी और वजूहात की बना पर है तो उसे हम फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब सेम एज इट इज, जैसे उसकी दो फॉर्म्स थी स्टूडेंट्स, इसकी भी दो फॉर्म्स हैं, इट हैज टू फॉर्म्स। दोबारा से पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म। पहली सूरत उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी राइस की, इफ प्राइस रिमेन सेम बट सप्लाई इंक्रीज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इफ प्राइस रिमेन सेम बट सप्लाई डिक्रीज। कि अगर कीमत वही रहे लेकिन सप्लाई कम हो जाए, प्राइस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, इसका मतलब कोई और फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई कम होगी किसी और फैक्टर की वजह से, तो फॉल ऑफ सप्लाई। अब इसको हम टेबल से देखिए। प्राइस सप्लाई, तो प्राइस फॉर एग्जांपल 2 है, जैसे अभी मैंने पिछले राइस में भी ली थी, और सप्लाई है 20, मैंने उसको ऑपोजिट दे दिया। पहले वो दो चीज कीमत 2 थी तो वो 20 चीजें सेल कर रहा था, कीमत अभी 2 है लेकिन वो 10 चीजें सेल कर रहा है, इसका मतलब उसने सप्लाई की जरूरत से कम कर दी। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, सप्लाई। प्राइस में कितनी वैल्यूज है हमारे पास, एक ही वैल्यू 2, और सप्लाई में 20 और 10। तो हमें पता है कि डायग्राम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनती है, 10 से 20। तो अब पहले देखना है 2 पे क्या हमारे पास 20, तो आपको स्टूडेंट्स पहले 2 पे 20 बनाना है, 10 नहीं बनाना, जो पहले आ रहा है उसको पहले बनाना है, एस एस ई इक्विलिब्रियम। अब 2 पे क्या हो गया 10, यानी कम होगी सप्लाई, एस डैश ई डैश। अब आप देखेंगे तो जो आपका नया सप्लाई कर्व बना है वो आपका चेंज होने के बाद लेफ्ट साइड पे आ गया। तो हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जब भी कोई कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता है तो वो हमेशा कमी को शो करता है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म डिस्कस कर ली। अब हम इसकी सेकंड फॉर्म की तरफ आते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं फॉल ऑफ सप्लाई की सेकंड फॉर्म, दूसरी सूरत। सेकंड फॉर्म क्या होगी? इफ प्राइस इंक्रीज, टेक्निकल स्टूडेंट्स इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, बट सप्लाई रिमेन सेम। थोड़ा सा समझ के पढ़ना आपने। देखिए आपने लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो सेलर सप्लाई भी क्या करता है? बढ़ाता है। अगर प्राइस इंक्रीज करे और सेलर सप्लाई ना बढ़ाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अदर फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइस के बढ़ने से अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो इसका मतलब ये है कि वो फॉल ऑफ सप्लाई को शो करेगा। ये बहुत टेक्निकल है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान से आपने बेटे पढ़ना है इसको। अब इसको डायग्राम में बना देते हैं और टेबल में बना लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, प्राइस सप्लाई। तो प्राइस इंक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल कीमत 1 थी, ठीक है, और वो 10 चीजें मार्केट में सेल कर रहा था, कीमत 2 होगी, बढ़ गई, तो अब भी वो 10 कर रहा है। तो अगर वो कीमत बढ़ाने पर सप्लाई नहीं बढ़ा रहा तो इंक्रीज 14, फॉल ऑफ सप्लाई। डायग्राम में देखते हैं, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस सप्लाई। प्राइस में हमारे पास क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं तो 1 and 2, सप्लाई में 10, तो 1 के सामने हमारी सप्लाई कितनी? 10। चेंज होने से पहले हम इस पॉइंट पे थे। जो ही सब प्राइस बढ़ती है, मैन्युफैक्चरर सेलर सप्लाई इंक्रीज नहीं करता। हमारे पास नया कर्व आ गया, एस डैश, एस डैश, ई डैश। अब देखें चेंज होने के बाद आपका सप्लाई कर्व किस साइड पे शिफ्ट किया है? फिर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका नया कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता है तो ये फॉल को शो करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको जो चेंजेस इन सप्लाई का सेकंड पार्ट था, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से सुनना है। मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपने इसको कंबाइन पढ़ना है तो आपने डेफिनेशन करनी है कि सप्लाई जो है वो चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, यानी अगर कीमत के अलावा किसी और वजह से रसद में चेंज आती है तो उसको हम राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। फिर आपने इसको सेपरेट करना है, राइज को और फॉल को। तो राइज में हमने कहा कि सप्लाई इंक्रीज करे अदर फैक्टर्स की वजह से, और फॉल में हमने कहा कि सप्लाई डिक्रीज करे अदर फैक्टर्स की वजह से। और फिर हमने इनकी टू फॉर्म्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।